लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ होता है और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उससे हम किस तरह से किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं और जो ऑर्डर है उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ करता है किसी रिएक्शन के लिए, तो इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूलरिटी अगर हम बोलते हैं तो इस टर्म का मतलब क्या होगा कि किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी इतना है या 1 है या 2 है या जो भी है, कुछ भी हो सकता है। हम बात करेंगे क्या क्या हो सकता है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमारे पास निकल कर आता है। किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वही उस रिएक्शन की क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी। राइट? तो सिंपल वे में आपका डेफिनेशन दिख रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में, अगर मैं किसी नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, R2P, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, राइट? अब इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं एक साथ कोलाइड करके, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी टक्कर भी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे आखिर कितने मॉलिक्यूल हैं जो एक साथ टकराकर एक ही टाइम में टकराकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो आपका क्या हुआ करता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। या फिर मैं बोल सकता हूं कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिकम्पोज हुए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो जो आपका रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करूं तो रिएक्टिंग स्पीसीज आपको पता ही होता है कि जो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज हम जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी हो सकता है। यू मे हैव एटम हो सकते हैं आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आपके पास रिएक्ट करते हैं, आपके पास आयन हो सकते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो इस तरह की रिएक्शन जो आपके पास होगी दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आपके पास क्या है, H2O2, ये डिकम्पोज होकर आपको देता है वाटर एंड ऑक्सीजन। ये वाला डिकम्पोज हुआ, आपको क्या मिलने जा रहा है, H2O एंड O2, राइट? ये आपके पास मिला H2O2, ठीक, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हुआ, वाटर बना एंड ऑक्सीजन बना। स्टार्टिंग में एक ही मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट का जो डिकम्पोजिशन है दिस इज आल्सो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये डिकम्पोज होकर किस तरह से चेंज होता है, एक तो बनाता है नाइट्रोजन और दूसरा बनाता है वाटर। दूसरा क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, राइट? N2 H2O, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। तो आपके पास जब इस तरह की कोई रिएक्शन होती है, अधिकतर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर वहां पर एक मॉलिक्यूल है तो वो आपका क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं बात करूंगा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन जब दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस तरह की रिएक्शन क्या होगी, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब आपके पास देखिए जरा, एक एग्जांपल में पहले लिख लेता हूं, H2 प्लस I2 ये आपस में टकराए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह की रिएक्शन आपकी बाइमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल इसका दोनों टकराए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। प्रोडक्ट में कितने भी बन रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना होता है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कि कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं टकराकर या डिकम्पोज होकर। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों टकराए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो ये आपका बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल टकराए, मतलब एक इधर से आ रहा है,
एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो इस तरह से जब तीन मॉलिक्यूल एक साथ टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो दैट इज द ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, NO react with O2 and it gives 2NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ये आपका NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल इसके हुए, एक मॉलिक्यूल इसका हुआ, टोटल मॉलिक्यूल आपके पास 3 हुए जो एक साथ टकरा रहे हैं और NO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी दैट विल बी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, मोर देन 3 इज वेरी वेरी रेयर, राइट? क्यों? क्योंकि एक साथ 3 से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो टकराने की पॉसिबिलिटीज होती है बहुत कम होगी। तो इसलिए मोर देन 3 मॉलिक्यूलिटी जो आपका होगा दैट विल बी वेरी रेयर। एक और कॉन्सेप्ट हम यही से ले लेते हैं कि अगर मैं बात करूं, कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? जैसे आपका ऑर्डर तो 0 होता है, आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, लेकिन क्या किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और नॉट इक्वल टू, क्या आप 0 लिख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज आपका मॉलिक्यूलरिटी किस तरह से डिफाइन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिकम्पोज हो रहे हैं या नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल टकरा कर प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपका क्या करता है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल ही आपस में टकराएंगे नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा तो रिएक्शन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। आई होप इतना आप समझ पाए, राइट? अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपके पास? इट इज अ सम ऑफ power of concentration terms in rate law expression, ठीक, ये आपका डिफिनेशन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये लिखना जरूरी होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, दूसरी तरफ हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी होता है दिस द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously and bring about chemical change। ठीक है, तो ये तो आपने डेफिनेशन देखा कि जो ऑर्डर है या जो मॉलिक्यूलरिटी है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बहुत ही आसानी आपको ध्यान रखना है कि किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है दैट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज मेरे पास क्या होता है, ये रेट मैंने लिखा हुआ है, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका कोई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका कुछ भी पावर है या और भी आपके पास यहाँ पे टर्म हो सकते हैं, उनका जो सम निकल कर आता है वो आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है आपका, जब मॉलिक्यूल टकराते हैं या डिकम्पोज होते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बताते हैं, तो ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। दूसरा जो हम देखें यहाँ पर कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ठीक है, ये आपका 0 हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0। बट जो आपका ये वाला है यानी कि मॉलिक्यूलरिटी है, मैंने आपको बताया था कि इट कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी 0 हो जाएगा तो रिएक्शन का होना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, या मैं सिंपली लिख लो, इट कैन नॉट बी
जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। अदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डर में भी, ये आपका क्या हो सकता है, इट मे बी 1 2 3 एंड सो, राइट। मे बी इन फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट जो आपका मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी में भी इट मे बी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट, हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान दें। ये आपका क्या होता है, ऑर्डर 1 2 3 फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट जो आपके पास मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है, इसकी जो वैल्यूज होंगी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मोर देन 3 इज वेरी रेयर। मैं लिख लेता हूं, मोर देन 3 इज वेरी रेयर। क्यों रेयर है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक साथ कोलाइड होने के जो चांसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के या रिएक्टिंग स्पीशीज की, वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आपका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा रेयर होता है। बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें जो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका होता है एक्सपेरिमेंटली बेस्ड। दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है मॉलिक्यूलरिटी का, दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमारा होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास, ये वाला कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास हुआ करता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये वाला एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट और ये वाला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, राइट। एक और डिफरेंस हम अगर देखें इनमें, कि जो आपके पास मॉलिक्युलरिटी होता है, इट हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। या फिर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी लिखते हैं, तो आप क्या करते हो, जो आपका एलिमेंट्री स्टेप होता है उसी से आप किसी रिएक्शन, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो, ठीक है। जबकि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिखा जा सकता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिखा जा सकता है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो आपका ऑर्डर होता है, ये आप किसके लिए लिख सकते हो, ये आपका, इसे आप लिख सकते हो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, राइट। और जो आपके पास ये वाला है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो कोई मीनिंग नहीं है वैसा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए कोई इसका मीनिंग नहीं है। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, ओवरऑल बोलने का मतलब ये हुआ कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो आपके पास ओवरऑल है, ओवरऑल अगर हम वैल्यू देखें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बट जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म लिखते हैं, तो जितने भी स्टेप होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी है, उनके लिए for each elementary step it has its own molecularity. For each elementary step of complex reaction it has own molecularity, right? दूसरी तरफ हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखें, जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ऐसी रिएक्शन जो क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, दीज आर द सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई, कुछ भी बीच में नहीं बना, यानी कि कुछ भी इंटरमीडिएट हमें नहीं दिख पा रहा है वहां पर, तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन
मल्टी स्टेप, कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मेनी स्टेप, जो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो सिंगल स्टेप, कुछ भी इंटरमीडिएट है दिखने में बीच में, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो आपका एलिमेंट्री। पूरा एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास होती है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है।